आज हम यहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं लिटरेरी टर्म से, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो थॉट, स्टाइल, करेक्टर, ऑरेटर, स्पेक्टिकल। तो उसमें थॉट होता है, करेक्ट स्पेक्टिकल भी होता है, स्टाइल भी होता है और करेक्टर भी होता है, पर उसमें ऑरेटर नहीं होता। तो आंसर हमारा बी होगा। तो थॉट, करेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, ये 6 एलिमेंट होते हैं। इन्हें देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल oracle is not an essential element of tragedy. There are 6 major components in tragedy: plot, character, thought, plot, character, diction, spectacle, thought, spectacle, song, plot, character, diction, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग। तो इस तरह से मैंने याद की है। एरिस्टोटल डिफाइंस दैट प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये भी किसने कहा है? एरिस्टोटल ने क्या है कहा है। तो व्हाट डज एनेग्नोसिस इन एरिस्टोटल्स पोइटिक्स रेफर टू। तो एरिस्टोटल की पोइट्रिक में जो एनेग्नोसिस, ये जो टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? कि रिवर्सल है या रिकॉग्निशन है या इमिटेशन है, परगेशन है या ट्रेजिक फ्लो है। तो इसका एनेग्नोसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन। एनेग्नोसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन। तो जब कोई क्या होता है कि जो हीरो है किसी चीज़ से धोखा खा जाता है, तो फिर एक ऐसा क्षण आता है जहाँ पर वो पहचानता है, अरे वो अगर ऐसी गलती नहीं करता तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वही एनेग्नोसिस कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं एनेग्नोसिस के बारे में। द टर्म एनेग्नोसिस इन एरिस्टोटल पोइटिक्स इज रेफर टू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सत्य का पता चलना। इट वॉज डिस्कस्ड बाय एरिस्टोटल्स इन द पोइटिक्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी। तो ये क्या है? एसेंशियल पार्ट है प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी, किसी ट्रेजेडी के प्लॉट के लिए। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ सोनेट। तो किसको हमें क्रेडिट देना चाहिए इनमें से, कि कौन से ऐसे हैं कि गाइकोमोडी लैंटिनी है, या एम्परर फ्रेडरिक सेकंड है, डांटे एलिग्री हैं, पेट्रार्क हैं, पेट्रार्कन सोनेट होती हैं। यस, पेट्रार्क बड़ा नाम है, सोनेट में आता है। एम्परर फ्रेडरिक वन। तो देखो फ्रेडरिक 1, 2 तो नहीं होंगे। डांटे ने भी सोनेट का काम, सोनेट लिखा है उस दौरान जब पेट्रार्कन ने भी लिखा है। पर जब पेट्रार्कन और डांटे हैं साथ साथ में गियाकोमो डी लैंटिनी हैं, तो क्रेडिट इनको ही जाता है, क्योंकि इनसे भी पहले, ये जो रोमन के हैं, इनसे भी पहले गियाकोमो डी लैंटिनी, इनका नाम, इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने सोनेट को क्या किया था, इनका इन्वेंट किया था। देखिए क्या लिखा है कि अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम फिक्स्ड विद राइम स्कीम। ऑफन सोनेट यूज आयम्बिक पेंटामीटर और 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबस। तो ये तो सोनेट के बारे में हो गया। फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल और 10 सिलेबल लाइन। सोनेट वर इन्वेंटेड बाय द इटालियन पोइट, है ना। और ये जो इटालियन पॉइंट है, इनने इसको इन्वेंट किया है, सबसे इन्वेंट पहले किया है कि 4 लाइन में होगी, आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, इस तरह से इसमें क्या कहते हैं, जो लाइन होंगी, इनमें क्या होता है कि कुछ लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दिया जाता है फिर। तो ये वाली बात सोनेट में हमें देखने को मिलती है। सोनेट से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर भी अपलोड किया है, और जिसे देखकर हम सोनेट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और आप देखें, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, मेरा प्लेलिस्ट देखें इसी चैनल पे, कि गियाकोमो डी लैंटिनी ड्यूरिंग द 1200 द वर्ड सोनेटेड ड्रिवन फ्रॉम द ओल्ड ऑक्टिटन फ्रेज सोनेट मीन्स लिटिल सॉन्ग। सोनेट का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। सोनेट्स आर यूजुअली रिटन इन, तो यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखे जाते हैं। बस इसके लिए याद रखना, हेक्सा नहीं, ट्रीटा भी नहीं, ट्रेटा भी नहीं, हेप्टा भी नहीं, पेंटा 5, पेंटा मतलब 5, पेंटा मतलब 5, तो आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखे जाते हैं। तो अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम फिक्स्ड विद राइम स्कीम। ऑफन सोनेट यूज आयम्बिक पेंटामीटर, 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल, तो फिर 10 सिलेबल हो जाएंगे टोटल। इन एंशियंट ग्रीस लिरिक पोइट्री
was also known as। तो लियरिक पोइट्री को एंशियंट ग्रीस में क्या जाना जाता था कि पिंडारिक पोइट्री, हेलेनिस्टिक पोइट्री या होरेशियन पोइट्री या सैफिक पोइट्री या मेलिस पोइट्री। तो इसका आंसर है कि इसको मेलिस पोइट्री, लियरिक पोइट्री को मेलिस पोइट्री समझा जाता था। और इसका डिटेल देखेंगे कि इन एंशियंट ग्रीस लियरिक पोइट्री वाज आल्सो नोन एज द मेलिस पोइट्री, इसको मेलिस पोइट्री कहते थे। इन एंशियंट ग्रीस एन अर्ली डिस्टिंक्शन was made between the poetry chanted by a core group of singers, choral lyric, and the song that express the sentiments of a single poet। तो एक पोइट का जो सेंटिमेंट्स है, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको गाने का काम ये किया करती थी क्या, लिरिक पोइट्री। मेलिक पोइट्री कहते हैं और मेलिक का मतलब होता है गाने योग्य, मेलिक का मतलब होता है गाने योग्य, है ना। तो लिरिक में भी क्या होता है कि गाने का राइम वगैरह होता है। फेरिक मीटर इन्वॉल्व्स, अब देखो यहाँ पर मीटर से रिलेटेड भी एक जो लेक्चर है, प्लेलिस्ट है अलग से, वहाँ पर सिलेबल क्या होता है, मीटर, राइम, फुट वगैरह, इन सब के बारे में बताया है, तो उसे ज़रूर देखें। और फेरिक मीटर क्या होते हैं, 2 अनस्ट्रेस लेबल या 1 स्ट्रेस लेबल, 1 अनस्ट्रेस लेबल, 1 स्ट्रेस एंड 1 अनस्ट्रेस लेबल, तो ये तो अलग है, ट्रॉकी हो जाएगा। 2 स्ट्रेस लेबल, 1 अनस्ट्रेस लेबल, ये भी अलग है। 1 स्ट्रेस लेबल, 2 अनस्ट्रेस लेबल, ये अलग है। 2 स्ट्रेस, तो इसका जो आंसर है वो 2 है, क्योंकि फेरिक और स्पॉन्डी इसमें 2 सिलेबल होते हैं। स्पॉन्डी में 2 अनस्ट्रेस होते हैं और फेरिक में 2 अनस्ट्रेस लेबल होते हैं। 2 स्ट्रेस नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला तो खैर एग्जिट नहीं करता। और ये यहाँ पे हमने पढ़े हैं कि सिलेबल एनापेस्टिक है या ट्रॉकी है, डक्टाइल है, तो इनके एग्जाम्पल हैं। आप देखिए वो प्लेलिस्ट, ज़रूर आपको इन सब का एग्जाम्पल समझ में आएगा कि कौन सा है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं यहाँ फेरिक के बारे में कि इज़ अ कंप्लीट अपोजिट ऑफ स्पॉन्डी। देखो मैंने कहा ना, स्पॉन्डी में क्या होते हैं, उसमें इसमें तो होते हैं अनस्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस लेबल होते हैं 2, बोथ लेबल आर अनस्ट्रेस हेयर। अच्छा, स्पॉन्डी का अपोजिट है और इसमें फेरिक में क्या कहते हैं, अनस्ट्रेस, जैसे कि एंड ऑल दैट फेमस हार्मोनी ऑफ लीव्स हेयर बोथ 4th फुट इज़ फेरिक। तो चारों जो फुट हैं वो फेरिक हैं, अनस्ट्रेस लेबल है यहाँ। क्लासिकल ओड क्या होता है, व्हाट अ क्लासिकल ओड स्ट्रक्चर ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। तो इस स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे, इपोड। ओड आप पढ़ रहे हैं, क्लासिकल ओड पढ़ रहे हैं, होरेशियन पिंडारिक ओड पढ़ रहे हैं। कैसे होते हैं ये, रेगुलर, इरेगुलर ओड पर भी लेक्चर बना हुआ है, पूरा लिटरेरी टर्म हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किया है, अब टेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। द स्ट्रोफे, द एंटीस्ट्रोफे एंड इपोड, ये क्या है, क्लासिकल ओड है। और यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेन हम यहाँ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन कि ओड एंड इलेबोरेटली फॉर्मल लिरिक पोइम ऑफन इन फॉर्म a lengthy ceremonious address to a person or abstract entity, always serious and elevated। तो ओड क्या होता है, इलेबोरेटरी फॉर्मल लिरिक पोइम होता है जो अक्सर लेंदी बड़ी होते हैं। सेरेमनियस एड्रेस होता है, जिनको एड्रेस किसी को किया जाता है गा कर, किसी पर्सन को, किसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, देवी देवता को। ऑलवेज सीरियस, हमेशा सीरियस मेथड पे होता है। और एलिवेटेड इन अ टोन, बड़ी सबलाइम, उच्च कोटि की इसकी टोन होती है। देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ क्लासिकल ओड, पिंडारिक एंड होरेशियन। और पिंडारिक जो ओड हैं उसमें ये 3 मूवमेंट होते हैं कि स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड होगा, तो ये पिंडारिक है। होरेशियन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म कैकोफोनी मीन्स। तो कैकोफोनी क्या है, हार्श रफ वॉइस को हम कैकोफोनी हम कहेंगे, प्लीजेंट नहीं, वे फिर यूफोनी हो जाएगी। पावरफुल की बात नहीं है, यंग की भी बात नहीं है, हार्श एंड रफ की बात है, कैकोफोनी होगा। तो कैकोफोनी वो लैंग्वेज होती है, परसीव हार्श रफ अनम्यूजिकल साउंड जिसमें होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइम रॉयल इज़ यूज्ड इन, तो राइम रॉयल किस में यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये जो राइम रॉयल है 7 लाइन से बना हुआ होता है ना। और कैंटरबरी टेल में राइम रॉयल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। राइम रॉयल के बारे में, द कैंटरबरी टेल इज़ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरी दैट रन ओवर 7,000 लाइन रिटन बाई जॉफ्री चौसर बिटवीन 1387 to 1400. इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ राइम रॉयल। तो ये किस में लिखी गई है, कैंटरबरी टेल्स राइम रॉयल की फॉर्म में लिखी गई है। इट वॉज कॉइंड बाय चौसर, और ये क्या होता है, 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर, 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर। तो 7 लाइन का एक लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर के उस पर 7 लाइन होंगी, तो फिर वो राइम रॉयल कहलाएगा। राइमिंग इसकी मिसकी होती है ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, तो ये है राइम रॉयल। नेक्स्ट है हु फर्स्ट यूज द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो विलियम जेम्स। तो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बुक है। विलियम जेम्स ये साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से आगे कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ है। तो इंटीरियर मोनोलॉग की यहाँ पे बात की जाती है। तो ये विलियम जेम्स जब से ये साइकोलॉजी माइंड पर वर्क करने लगे, है ना, होने लगा, तब से ये बात आगे बढ़ने लगी, ठीक है। इंटीरियर मोनोलॉग इस तरह की फिर नोवेल लिखी जाने लगी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज़ एन 1890 बुक अबाउट, 1890 में 1890 में ये बुक आई है साइकोलॉजी। विलियम जेम्स अमेरिकन फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट हैं हु ट्रेन टू बी अ फिजिशियन बिफोर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो फिर जेम्स जॉयस का वर्क है, और क्या वर्क है, वॉलपोल, है ना, तो उसके लिए जेम्स जॉयस को जाना जाता है। ये भी बड़े इमिनेंट है, मतलब यहाँ पे बुक का पूछा है हमसे, जो बुक है अपनी बुक में इन द बुक, तो ये बुक के बारे में इसलिए विलियम जेम्स है ना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए इंटीरियर मोनोलॉग के जेम्स जॉयस की वॉलपोल है, उसको जाना जाता है। व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाइज, तो प्रोसोडी और पैरोडी, देखो पैरोडी तो क्या होता है, पैरोडी जैसे कि हाँ साइकोलॉजिकल नोवेल हैं, इसमें हमने इसको डिस्कस किया है प्लेलिस्ट में, इसको तो आप देख सकते हैं। प्रोसोडी और पैरोडी भी चल रही है। तो पैरोडी क्या होती है, नकल होती है ना। तो पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में पैरोडी देखने को मिलेंगी यहाँ, ठीक है। और ये प्रोसोडी क्या होती है, तो ये तो गाने की जो लय वगैरह है उसको हम प्रोसोडी, बोलने का स्टाइल है। द स्टडी ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन, नहीं, वर्ड्स हाँ हो सकता है, डिक्शनरी में मार्किंग नहीं, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट सेंस ड्रोन या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, वर्स जो होते हैं, लय जो होती हैं, तो वही ए है। द टर्म प्रोसोडी, इसको छंद विद्या हम कहेंगे, सिग्निफाई करती है द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। प्रोसोडी कन्वेज एटीट्यूड फॉर एग्जाम्पल इनक्रेडुलिटी, डिसडेन, सैडनेस और एंगर, ये सारी चीज़ें। द टर्म डिक्शन मीन्स, डिक्शन क्या कहता है, क्या बताता है, द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, द चॉइस एंड इंटोनेशन, चॉइस ऑफ मीटर्स। तो क्या होता है डिक्शन में, हमें डिक्शन क्या है, बोलने का है, हाउ टू से, कि किसी बात को कैसा बोलना, उसका टोन क्या है, लिहाजा क्या है, ये डिक्शन होगा। तो द चॉइस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, हाँ, तो द टर्म डिक्शन सिग्निफाई द चॉइस ऑफ अरेंजमेंट, कैसे अरेंज किए गए हैं वो वर्ड्स, है ना। देखो हाउ टू से स्पीच कहला जाएगा, स्पीच का मतलब बोलना होता है, पर कैसे बोलना है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो हैं वो डिक्शन में आएंगे। द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन, देखो मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, इंटरल्यूड, एलिजाबेथन ड्रामा से पहले प्री एलिजाबेथन ड्रामा पर वो मैंने बनाया है, और तो वहाँ आप देखें प्लेलिस्ट में मिस्ट्री प्लेज के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने
डिस्क्राइब किया है कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कहाँ से क्या है। तो मिस्ट्री प्लेज क्या होते हैं? मिस्ट्री का मतलब तो रहस्य है ना। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। तो चमत्कार कौन करने का? साधु संत चमत्कार करने का काम करते हैं। पर रहस्य किस में छुपा होता है? रहस्य तो हमारे धार्मिक ग्रंथ में छुपा होता है। तो स्टोरी ऑफ बाइबल मिस्ट्री प्लेज में आती हैं। स्टोरी ऑफ बाइबल जहाँ देखते हैं कि द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। मिस्ट्री प्लेज एंड मिरेकल प्लेज आर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्मली डेवलप प्लेज इन द मिडीवल यूरोप। इसको ध्यान रखना है। इट फोकस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइबिलियन स्टोरीज। नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट। तो अब ये एक्सप्रेशनिज्म क्या है? ये एक रिवोल्ट था, अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था? नेचुरलिज्म के अगेंस्ट था। तो एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इज बिलीफ दैट रेफर्स टू अ रियलिस्टिक अप्रोच टू आर्ट डेट रिजेक्ट आइडियलाइज और एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक्सप्रेशनिज्म और नेचुरलिज्म, इनके बारे में जल्दी ही आपको प्लेलिस्ट और डिटेल में पता चलेगा। अभी तो याद रखें, इसका आंसर है नेचुरलिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द लिटरेरी टर्म यूज टू इंडिकेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड। तो वो जॉनरा कहलाता है। मेटाफर तो ये फिगर ऑफ स्पीच, क्लिच नहीं होगा, सिम्बोलिज्म भी नहीं होगा, वो जॉनरा होगा। ठीक है। तो लिटरेरी टर्म यूज्ड टू इंडिकेट अ पार्टीशन टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड जॉनरा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेमार्सिया एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो जब हमने ट्रेजेडी, कॉमेडी ये सब पढ़े हैं, तो वहाँ ट्रेजेडी का जो वीडियो है, हेमार्सिया, कैथारसिस, परगेशन, है ना, इन सब वाली बातों को हमने डिस्कस किया है। तो ये हेमार्सिया क्या होता है? हेमार्सिया होता है फैटल फ्लो इन द करेक्टर ऑफ द हीरो। फैटल फ्लो है ना, भाग्य उसका जो फ्लो है क्या हो गया? फैटल हो गया है इन द करेक्टर ऑफ द हीरो। और क्या है? द टर्म हेमार्सिया मीन्स होता है द एक्ट ऑफ द हीरो विच इंडिकेट्स द फैटल process or the fatal flow in the character of the hero, suggest a basis for a more developed theory of tragedy। यहाँ क्वेश्चन है, विच पोइट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई? बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो क्या होता है ये हम डिटेल में जानेंगे, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। मगर अभी ये क्या है, किसने दिया है? तो ये कॉलरिज ने दिया है। ये कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज ने दिया है। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ टर्म coined by S.T. Coleridge 1870 who suggests that if a writer infuse a human interest, कि क्या करता है? किसी ह्यूमन इंटरेस्ट को इन्फ्यूज़ करता है एंड sembiance of truth into a fantastic tale, the reader would suspend judgment concerning an impossibility of the narrative। तो जो रीडर क्या करता है? रीडर इस बात पर सस्पेंड करता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये एक टर्म है, हम डिटेल में इसको भी जानेंगे, जल्द ही जानेंगे। प्लेलिस्ट आप लिटरेरी टर्म देखें, वहाँ बहुत सारी हैं और ये भी उसमें ऐड होने वाला है। गॉथिक नोवेल डील्स विद, तो गॉथिक नोवेल तो हॉरर और सस्पेंस पर डील करती हैं, जहाँ मूर्तियों की आंखों में से खून निकलने लगता है, इस तरह का हॉरर होता है, चलने लग जाती हैं मूर्तियाँ। गॉथिक नोवेल वॉज अ प्री रोमांटिक नोवेल, a novel of terror or supernatural, great sensation of horror, wonder, witchcraft etc. setting used to be medieval period में होती है और often in gloomy या ruin castle building में होती है, abandoned castle होते हैं यहाँ पर। तो इतना हॉरर वाला सीन होता है, देख नहीं सकते। ऐसी गॉथिक नोवेल होती हैं, इस पर वीडियो भी बना हुआ है और आप देख सकते हैं। हीरोइक कपलेट क्या होते हैं? तो आइएम्बिक पेंटामीटर है, हीरोइक कपलेट कहलाता है। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। तो आइएम्बिक पेंटामीटर से हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर विच राइम इन पेयर ए बी बी सी सी डी डी, और इस तरह से कुछ भी, कितनी भी हो सकती हैं। व्हाट डज द टर्म माइथोस मीन्स इन एरिस्टोटल्स पोइट्री? तो माइथोस का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है प्लॉट। माइथोस का मीनिंग है प्लॉट।
द प्लॉट विच एरिस्टोटल टर्म द माइथोस, प्लॉट को आत्मा भी कहा है, इन ड्रामेटिक एंड नरेटिव वर्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इट्स इवेंट एंड एक्शन एज दीज आर रेंडर्ड एंड ऑर्डर्ड towards achieving particular artistic and emotional effect। तो माइथोस इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द पिंडारिक ओड। चलो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो कौन सा उसमें ऐसा नहीं है जो पिंडारी कोड में होता है, नॉट को हमें यहाँ देखना है। दे आर नॉर्मली सीरेन, प्राइवेट, कंटेम्पलेटिव इन देयर कंटेंट एंड एक्सप्रेशनिज्म, तो यही नहीं होता इसमें। दे फॉलो वेरी थ्री रेगुलर, हाँ ओड में ये होता है क्या, अभी हमने देखा इपोड है, स्ट्रोफे और एंटी स्ट्रोफे है ना, ये स्ट्रोफे एंटी स्ट्रोफे इपोड। दे आर फुल ऑफ डिग्रेशन एंड लीपिंग ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, तो ये भी बात सही है। दे डील विद पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सब्जेक्ट, पैनेगायरिक होते हैं, हाँ घूम गोल घूम के ये गाए जाते हैं। दे आर फुल ऑफ एल्यूजन्स, डायरेक्ट रेफरेंसेस टू मिथ्स, हाँ ये सारी चीज़ें मिथ्स एंड दस एकिन टू इपिक्स, हाँ इससे में इपिक्स से मिलते जुलते होते हैं, ऐसा भी होता है। और पहला ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं क्या लिखा है कि रेगुलर और पिंडारी कोड इन इंग्लिश इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फ्रॉम with all the strophe and antistrophe written in one stanza pattern and all the epode in another. Pindar's ode are encomiastic that they were written to praise and glorify something, किसी की प्रशंसा करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। They are not normally serene, वो सीरेन नहीं होते, प्राइवेट नहीं होते, कंप्लेटिव नहीं होते इन देयर कंटेंट एंड एक्सप्रेशंस, तो ये चीज़ें तो नहीं होती, पर ये स्ट्रोफे एंटी स्ट्रोफे ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आंसर हमारा ए है। अभी हम इस लेक्चर यहाँ 21 क्वेश्चन हमने किए और इसके आगे ये सीरीज़ यूँ ही कंटिन्यू चलती रहेगी प्रीवियस ईयर लिटरेरी टर्म के नाम से। थैंक यू।